रविवंश तड़ागा जन्मी किन्ह गुण दोष विभागा। प्रभा प्रकाश फाउंडेशन और एहसास वुमन की ओर से मैं डॉक्टर निधि गर्ग अयोध्या के इस पावन धरती पर रामायण कला उत्सव के इस सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस सत्र का विषय है आधुनिक संदर्भ में रामायण। हम सभी यह जानते हैं कि श्री राम कथा की कथा आदर्श के साथ साथ प्रेम, त्याग, मर्यादा का आधार रामायण आधुनिक संदर्भ में कितना प्रासंगिक है, इस पर इस सत्र के हमारे विशेष वक्ता प्रकाश डालेंगे। मैं और समय नहीं लूंगी और आधुनिक संदर्भ में रामायण विषय पर चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित अपने अतिथियों श्री बद्री नारायण जी और सुश्री कोरल दास गुप्ता जी के साथ ही इस सत्र के संचालक श्री अनंत विजय जी का संक्षेप में परिचय दूंगी। कवि, जन बुद्धिजीवी और समाज विज्ञानी श्री बद्री नारायण जी हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में समान रूप से लिखते हैं। आप गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज के सामाजिक इतिहास और सांस्कृतिक मानव विज्ञान के प्रोफेसर और निदेशक हैं। अपने भारत के सार्वजनिक जीवन में धर्म की भूमिका और उसके राजनीतिक आशयों पर गंभीरतापूर्वक काम किया है और एक संवेदनशील कवि के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। आप साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित हैं। कथेतर अकादमी पुस्तकों में से लेकर रिलेशनशिप ड्रामा तक कोरल दास गुप्ता ने विविध विषयों पर पुस्तकें लिखकर दुनिया भर में अपने लेखन की एक खास पहचान बनाई है। आपकी पुस्तकें जेंडर स्टडीज, कला, मिथक और परिस्थितिकी जैसी विषयों को उठाती है। आप वर्तमान में पेन मैकमिलन के साथ सती श्रृंखला के 5 पुस्तकों पर काम कर रही हैं, जो भारतीय पौराणिक कथाओं की पंचकन्या की कहानियाँ का पूर्ण पाठ है। इस सत्र के संचालक श्री अनंत विजय जी 2.5 दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता में हैं। आपकी अब तक 11 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें प्रसंगवश, कोलाहल, कलह में और मार्क्सवाद का अर्ध सत्य काफ़ी चर्चित रही। आपकी पुस्तक अमेठी संग्राम के कई संस्करण आ चुके हैं और यह पुस्तक हिंदी के अलावा अंग्रेजी में भी प्रकाशित है। आप सिनेमा पर सर्वोत्कृष्ट लेखन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, स्वर्ण कमल सहित कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित हैं और वर्तमान में दैनिक जागरण के एसोसिएट एडिटर हैं। तो अब मंच में अनंत जी के हवाले करती हूँ और आप सभी को निवेदन करती हूँ कि आप मंच पे पधारें। नमस्कार। अंग्रेजी में कहते हैं मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, लेकिन यहाँ हम लोग कहते हैं जो राम जी की इच्छा। इस सत्र में मुझे वक्ता के तौर पे होना था, लेकिन राम जी की इच्छा थी कि मैं सत्र में बातचीत करूं, तो सत्र आगे पीछे हो गया। बद्री जी के बारे में, कोरल जी के बारे में, कोरल जी कहूँ या कोरली ठीक है? तो इन दोनों के बारे में आपने अभी इनका परिचय सुना और डॉक्टर गर्ग ने उदारतापूर्वक हम सबका परिचय दिया, इसके लिए उनका आभार। इस सत्र का विषय है आधुनिक संदर्भ में राम। ये विषय उतना ही विराट है जितना विराट राम का व्यक्तित्व है। और जब मैं
बद्री नारायण जी हमारे साथ हैं। हमारा सौभाग्य है कि बद्री जी से इस विषय पर पूछेंगे। राम को लेकर इन दिनों बहुत सारी भ्रांतियां, राजनीति और राजनेताओं की अज्ञानता हमारे सामने आ रही है। जिन्होंने न रामायण पढ़ा है, न रामचरितमानस पढ़ा है, न दक्षिण भारत के लिखे गए किसी रामायण को पढ़ा है। ये ठीक वैसा ही है बद्री नारायण जी की अभी एक कार्यक्रम में मुझे एक स्वयंभू लेफ्ट लिबरल महिला ने कहा कि राम का व्यक्तित्व बड़ा निकृष्ट था। मैंने कहा होगा, आपकी राय है तो मैं निषेध नहीं कर सकता इसका। उन्होंने कहा एक गर्भवती महिला को घर से बाहर निकाल दिया, इतना निकृष्ट सोच का व्यक्ति कौन हो सकता है, और आप लोग उसको भगवान मानते हैं। तो मैंने कहा मैम ये कहाँ पढ़ा आपने? उसी तैश में उन्होंने कहा कि आप मुझे मूर्ख समझते हैं क्या? मैंने रामचरितमानस में ये सब पूरा प्रसंग पढ़ा है, और सीता को घर आप किसी समय निकाल के तुलसीदास के रामचरितमानस को पढ़ लीजिए। और इतने आत्मविश्वास से उन्होंने ये बात कही कि मुझे भी संदेह हुआ कि मैंने रामचरितमानस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। और मुझे तो सर, मैंने जो रामचरितमानस गीता प्रेस गोरखपुर की पढ़ी है उसमें राज्याभिषेक के बाद मानस समाप्त हो जाता है। उसमें वो प्रसंग है ही नहीं कि सीता को अग्नि परीक्षा, सीता का वो प्रसंग, ये सब उसमें है नहीं। पता नहीं कहां से उन्होंने पढ़ा, किस रामचरितमानस में पढ़ा, किस तुलसीदास का लिखा हुआ पढ़ा, या बहुत संभव है कि उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक आती थी हिंदू समाज का पथभ्रष्टक तुलसीदास, उसको पढ़ लिया होगा। और इसी प्रकार से हमारे कुछ राजनेता कुछ शब्दों को लेकर, कुछ संबूक वध को लेकर, सर आप चूंकि यहाँ हैं और सामाजिक न्याय आपका स्टडी का सब्जेक्ट भी है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि शंबुक के वध को लेकर जैसे ये कहा जाता है कि राम ने एक शूद्र, चूंकि पौराणिक कथाओं पर बात होगी, मैं मिथकीय चरित्र न मानता हूँ न कहता हूँ, क्योंकि मिथक माइथोलॉजी अंग्रेजी में भले कह सकते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं सर कि अंग्रेजी की संवेदना से आप भारतीय ग्रंथों को न तो समझ पाएंगे, न यहाँ के चरित्रों को आप समझ पाने की क्षमता का विकास कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से शंबुक के वध को लेके कहा गया और जिस प्रकार की भ्रांतियां फैलाई गई, आखिर सच्चाई क्या है? क्या रामचंद्र जी जब इतने बड़े युद्ध के लिए जाते हैं तो वो किसी क्षत्रिय, किसी ब्राह्मण, किसी वैश्य के साथ नहीं जाते हैं, वो तमाम वनवासियों के साथ युद्ध लड़ते हैं और दुनिया के बल्कि ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली शत्रु को पराजित करते हैं, तो वनवासियों को साथ लेकर करते हैं। उसमें कोई क्षत्रिय नहीं था उस युद्ध में, कोई ब्राह्मण नहीं था। तो ये जो भ्रांति है, क्या ये इस दोष को, इस दृष्टि को आप किस तरह से व्याख्यायित करते हैं? पहले तो मैं आभारी हूँ आप सबका, आपने मुझे बुलाया, और दूसरी बात कि अनंत जी से बात करने का मौका दिया, क्योंकि वो हमारे बहुत ही प्रिय हैं और उनसे उनके सवाल बहुत ही मीनिंगफुल होते हैं। ये जो प्रश्न है कि होता क्या है कि जब जो समय के अनुसार, यानी जिस समय में राम थे वो एक अलग समय था। उस समय जातियाँ इस तरह की नहीं थी और जाति भेद भी नहीं था, जाति भाव भी नहीं था, वो एक अलग तरह का समाज था। धीरे धीरे जो आधुनिक संदर्भ में रामायण का प्रसंग से जुड़ता है कि जो आधुनिक संदर्भ है वो दुर्भाग्य से कहें वो जातीय विद्वेष का समय के रूप में आके बना है। यानी हमारी आधुनिकता, यानी डेमोक्रेसी के बारे में कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी ने बहुत मूल्यवान चीज़ें हमें दी है, लेकिन उसने जाति को बहुत मजबूत भी किया है। तो अब उसमें क्या है कि कोई भी नैरेटिव जब आता है उसको हम जाति के रूप में, जातीय लोकेशन से पढ़ना शुरू करते हैं, और जब जातीय लोकेशन से पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें थोड़ा भी स्पेस कहीं दिख जाता है तो उसकी रीइंटरप्रिटेशन, उस पर कथा बनाना, उस पर वो जो आदत है भारतीय वो मानस की कि उसको एक कथा तत्व में बदल देते हैं, और उसके कारण प्रक्षिप्तियाँ होती हैं बहुत, जो प्रक्षिप्त होते जाते हैं। जैसे अभी बहुत अच्छी बात कही आनंद भैया जी ने कि वो रामचरितमानस, तुलसी के रामचरितमानस में है ही नहीं वो प्रसंग।
और लेकिन तुलसी को गाली देने के लिए आपने देखा होगा पिछले दिनों बहुत विवाद चला, जिसमें तुलसी को एक तरह से क्या क्या नहीं कहा गया। यानी एक कवि जिसने एक कैरेक्टर को लेकर के इतना बड़ा काम किया, उसको किस तरह से जाति खांचे में डाल दिया गया। तो जो अब उसी में जैसे सम्मुख वध का प्रसंग है, या जो नारी जो जेंडर डिस्कोर्स है, जो सीता को घर से निकालने की कहानी को बढ़ा के कहती है, या शक्तियों को जो बढ़ा के कहती है, तो वो बाद के एडिशंस हैं ओरल ट्रेडिशंस में। ओरल ट्रेडिशन में क्या होता है कि लोग जोड़ते जाते हैं अपने मनो के अनुकूल। तो राम कथा जब ओरल ट्रेडिशन में गया तो उसके बहुत तरह के संस्करण हुए, और उनमें से कुछ संस्करण ऐसे बने जिसमें इस तरह की प्रक्षिप्तियाँ, जाति भाव से आधारित प्रक्षिप्तियाँ उसमें जोड़ दी गई। अच्छा, वो जोड़ के वो लोक रामायण, राम कथा का हिस्सा नहीं है, वो हमारे इंटेलेक्चुअल राम कथा का हिस्सा है। हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने, यानी खास करके प्रिंट कल्चर में हमने अपने लेखों में जिक्र करना शुरू कर दिया। हमने मतलब हम जैसे लोगों ने विमर्शों में कहने लगे, तो उस तरह की महिला का विचार पैदा हुआ जिसने कि आनंद जी से कंटेस्ट किया। तो ये सारा एक कहते हैं ना भ्रम, वो भ्रम इंटेलेक्चुअल्स ने खड़ा किया, जिनकी पॉलिटिकल पोजीशनिंग बनती है किसी न किसी कारण से, चाहे जाति के कारण, चाहे जेंडर के कारण, चाहे दलित इमेंसिपेशन के कारण, या इस तरह से जो बनती है। ये जो पूरी जो रामायण का क्रिटिक है, अगर आप देखें तो पेरियार से इमर्ज करता है, इमर्ज करके फिर इधर आता है। तो रामस्वरूप वर्मा वगैरह जो एक सोशलिस्ट धारा में एक जो छोटी धारा थी जिसने इसको पिकअप किया, उसने इसको बहुत फैलाया, और आज उसका ही अभिव्यक्ति आप देख रहे हैं जो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है उसमें दिखाई पड़ा आपको। लेकिन जो राम मनोहर लोहिया थे, जिनकी ये जगह है जहाँ पर ये आयोजन हो रहा है, वो खुद राम कथा के बहुत प्रशंसक थे, और रामायण मेला उन्होंने शुरू की थी चित्रकूट में, और उसमें वो रामायण पर जिस तरह से आप डिस्कोर्स कर रहे हैं वैसे डिस्कोर्स आयोजित करते थे वो। तो एक तरह से आप उनके कामों को ही आगे बढ़ा रहे हैं, और वो एक डेमोक्रेसी का बढ़िया डिस्कोर्स था जो उन्होंने किया था। तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर अगर नटसेल में दूं तो ये दूंगा कि जाति भाव जो आधुनिकता की देन है, आधुनिकता ने हमारे समाज में बहुत अच्छी चीज़ें भी दी हैं, लेकिन बहुत तरह के क्राइसिस पैदा किए हैं, बहुत तरह के सर्वग्रासी संकट पैदा किए हैं इस आधुनिकता ने। और ये आधुनिकता जब डेमोक्रेसी के साथ जुड़ती है, तब वो डेमोक्रेसी का जो जो निगेटिव पक्ष है, उसके कारण जाति बोध को बहुत मजबूत करती है। और जब ये जाति बोध, अभी मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि एक पोस्टर लगा हुआ है बहुत बड़ा, कायस्थ मांगे अपना अधिकार। अभी तक आपने कायस्थ जाति के प्रोटेस्ट पोस्टर्स नहीं देखे होंगे, लेकिन अब वो भी निकल के आ गए। तो कल कौन कौन आ जाएगा और कौन कौन सी जाति के आधार पे मांग शुरू हो जाएगी, और उस मांग के आधार पर रामचरितमानस और रामकथा की व्याख्या शुरू हो जाएगी, आप कह नहीं सकते हैं। तो आप इसके लिए तैयार रहिए कि कल और बहुत सारे चरित्र आएंगे जो उसमें जोड़े जाएंगे, और जो नहीं होंगे लेकिन उनको होना दिखाया जाएगा और बनाया जाएगा। और एक झूठ को आप 100 बार बोलिए तो सच हो जाता है, और कई बार बोलिए और कई जगह बोलिए तो महासत्य हो जाता है। तो वो इनके अर्ध सत्य की जगह वो महासत्य में बदल जाएगा, और वही सत्य चलेगा मुझे लगता है। लेकिन हम लोग जैसे लोगों का काम है कि उसको हम कॉन्टेस्ट करें, और उसको इस रिस्क को उठाते हुए कि आपको वहाँ से विरोध झेलना पड़ेगा, आप पर पत्थर भी फेंके जा सकते हैं, हम लोग उसको एक जो सही राम कथा है, सही राम कथा मतलब सही तो और गलत का क्या होता है, लेकिन एक जो रामचरितमानस अगर है तो रामचरितमानस है, क्योंकि एक टेक्स्ट है वो। उस टेक्स्ट में कोई वो गणित की तरह है कि अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। अब ये अलग बात है कि उसमें ढोल गवार क्षुद्र को शूद्र, शूद्र को क्षुद्र, ये करके जो कहते हैं ना, जो शब्दों का की अति पाठ या गलत पाठ, वो करने की प्रवृत्तियाँ भी हमारे यहाँ बहुत है। तो ये हमारा कलुष है जिससे राम कथा कलुषित दिखाई पड़ता है। ये राम कथा का वो नहीं है दोष। राम कथा अपनी तरह से सचमुच एक इतना बड़ा, इतना इंस्पायरिंग कैरेक्टर जो आधुनिक संदर्भ में हमें आधुनिकता के संकटों से भी मुक्त होने में मदद कर सकता है। यानी जो सबसे बड़ा क्या है, जाति भाव है। आपने बताया कि वनवासियों को लेकर के राम ने हनुमान, सुग्रीव, बाली, ये सारे लोग और लेकर के और उन्होंने वो लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में उन्होंने विजय प्राप्त करी। तो एक तरह से समरस समाज, एक समभाव का समाज
जो उन्होंने उस समय रिप्रेजेंट किया उस समाज को, वो समाज आज की ज़रूरत भी है। मैं ये नहीं कहता कि वो हिस्ट्री को हम रिपीट कर सकते हैं, हिस्ट्री को रिपीट करना भी नहीं चाहिए, लेकिन आगे बढ़ते हुए समाज में पुराने से कुछ जो अच्छे तत्व ले सकते हैं वो हमें ज़रूर लेना चाहिए। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। और आपने बहुत सारी भ्रांतियां साफ की, आपने राजनीति की बात भी की। कोरल, आपके पास आने के पहले मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने RRR फिल्म देखी होगी। वो फिल्म भी राम कथा ही है, और वो राम कथा भी वैसा ही है जैसा राम का व्यक्तित्व है। आप अगर गौर से देखें उसको, हमारे समीक्षकों, जो स्टार देने वाले समीक्षक होते हैं, वो उस तंतु को पकड़ नहीं पाए। उसमें राम और भीम का इतना अच्छा सामंजस्य है कि राम को जब युद्ध में किसी के सहायता की जरूरत होती है तो भीम के कंधे पर सवार होकर वो जाते हैं। और मुझे लगता है कि यही जो भारतीय तत्व है उस फिल्म में, उस फिल्म को इतनी ऊंचाई तक लेकर गए हैं, ये जो राम कथा है। क्योंकि मुझे बार बार वो सचिन भौमिक और राज कपूर का उदाहरण देता हूं मैं, जिसमें राज कपूर ने सचिन भौमिक से कहा था कि भारतीय फिल्मों में तो एक ही कहानी है, राम थे, सीता थी, रावण आ गया। एक हीरो था, एक हीरोइन थी, एक विलेन की एंट्री हो गई, पूरी फिल्म इंडस्ट्री इसी पे चलती है। और राज कपूर ने अपना सारा सिनेमा इसी 3 लाइन पे बनाया। तो ये जिस प्रकार की कोरल भ्रांतियां फैल रही हैं हमारे समाज में राम कथा को लेके, और जिस प्रकार से बौद्धिक वर्ग से बगैर समग्रता में देखे उसका प्रतिकार नहीं होता है, युवाओं को बताने का उपक्रम अपेक्षाकृत कम होता है, इसको आप किस तरह से देखती हैं कि हमारे युवा मन पर, या जो किशोर मन है, जो टीनेजर्स हैं, वो जब ऐसी बातें सुनते हैं राम के बारे में, अपमानजनक बातें, या बाबा तुलसीदास के बारे में ऐसी बातें सुनते हैं। अव्वल तो सर आप भी कवि हैं, इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार इसी वर्ष मिला, इनके लिए एक बार तालियां आप लोग बजा दीजिए बद्री नारायण जी के लिए। और एक कवि के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि पूरे देश में हर घर में उसके काव्य कृति को लाल कपड़े में लपेट के भगवान जी के स्थान पर रखा जाता हो। एक कवि के लिए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है, वो भी इतने सैकड़ों वर्षों के बाद तक उसकी कृति मतलब पूजी जाने लगी, इस प्रकार का हो गया है। तो मैं, ये तो अवान्तर हो गया, मैं जो आपसे जानना चाहता हूं कि युवाओं के मन पर ये जो राम को लेकर भ्रांतियां चलती हैं, सीता को लेकर जैसा मैंने किस्सा सुनाया भ्रांतियां चलती हैं, या राम की जाति पर बात होने जैसा आरंभ होने लगा है, इसका हमारे युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आनंद जी, सबसे पहले तो बहुत खुश हूँ मैं कि मैं इस मंच में हूँ और आप दोनों के साथ हूँ। बहुत कुछ मुझे सुनने को, सीखने को मिलेगा। थैंक यू। जो आप जिस चीज़ पे ऊपर आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ से हमें कोई भी शंका है, क्योंकि देखिए इतने सालों से हम जिस चीज़ पे मैं सबसे ज़्यादा बात करती हूँ वो है कि देयर हैज़ बीन अ पेट्रियार्कल नैरेटिव which has negated the presence of women to a big extent and reduced women to peripheral contexts. What I'm trying to say is, सीता ले लो, द्रौपदी ले लो, कोई भी कैरेक्टर आप ले लीजिए महिलाओं के, they have been sidelined across ages, many ages, right? And shown as, the men were shown as brave warriors, heroes, kings. उनकी बहुत ज़्यादा they were great people who were bringing a lot of change, and women doing foolish things, saying foolish things, उनके वजह से wars हो रही है, wars में लोग मर रहे हैं। ये बहुत सालों से चली आ रही है, और हम actually I am one of those who have consumed these stories when I was a child, and the stories were told to me by my parents, my grandparents, my teachers. तीन कैटेगरी के लोग जिन पे मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती थी, राइट? और वो लोग इसलिए नहीं बोल रहे थे कि मैं कुछ गलत सीख के बड़ी हूँ, वो सोच रहे थे कि दिस इज़ द प्राइड ऑफ आवर इमेजिनेशन, दिस इज़ द प्राइड ऑफ आवर कल्चर। सोच ऐसी थी। इतने सालों से हम बचपन से ये सब सुनते आए हैं, इतने सालों से महिलाओं के ऊपर जो
लोगों का जनरल कॉन्सेप्शन है, एंड व्हेन आई एम सेइंग महिलाएं, आई मीनिंग वुमेन आइकन्स फ्रॉम इंडियन मैथोलॉजी. आज मैं आई एम राइटिंग अबाउट वुमेन आइकन्स फ्रॉम इंडियन मैथोलॉजी इन माई बुक्स, और उसके लिए ऑडियंस है, और बहुत सारे लोग मेरे पास आ रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ. तो इतनी सदियों से विमेन को साइडलाइन करने के बाद भी आज के डेट में 17-18 ईयर ओल्ड्स, इफ दे आर कमिंग बैक एंड लविंग दीज नैरेटिव्स, दैट मीन्स दैट इतने सालों के पेट्रियार्कल नैरेटिव विमेन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सके. They were still there, brimming somewhere, waiting to happen, and it happened. Time is right, audience is right. Exactly in the same way, there will be a lot of questions that will come about Ram, you know, a lot of discomfort. The uncomfortable questions will be raised. कोई सवाल उठाएंगे, कोई गालियाँ देंगे, जैसे आशा जी बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले in the other session. लेकिन मुझे लगता है, I am not supporting that, of course you understand that इन चीज़ों में मैं बहुत बिलीफ रखती हूँ, लेकिन जब सवाल उठाते हैं तो जवाब भी आती है, और जब तक हम सवाल नहीं पूछते तब तक, I mean, unless there is a question, you don't get up and start talking, right? So सवाल आएंगे तो जवाब भी आएंगे. The moment there is something uncomfortable, people will try to look for answers, and that is a very positive thing. There will be people who will talk a lot of trash, जिनका मतलब who will not figure out any kind of logic, who will not come with any kind of research. ऐसे ही उठ के बोल देंगे, बोल देते हैं, मुझे भी बोलते हैं. But having said that, there are a lot of people who are taking solid interest in the stories of mythology, and that gives me enough reason and conviction and confidence to say कि इंडियन मैथोलॉजी कभी एक पॉपुलर तौर पे मिसअंडरस्टूड नहीं होंगे. एक सेक्शन करेंगे, एंड दीज सेक्शनल पीपल आर एक्टिविस्ट्स. दे आर नाइदर बिलीवर्स नॉट एनी गुड डूअर्स. वो जस्ट एक टाइप की नैरेटिव सेट करना चाहते हैं. वो लोग ऑफकोर्स उठ के, यही उनका काम है, दे हैव डेडिकेटेड देमसेल्व्स टू दैट. वो उनका धर्म है, तो निभाने दें उनका धर्म. देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल who will come together and set everything in perspective. बहुत अच्छी बात कही कोरल आपने, और महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर और प्रश्नों को लेकर, प्रश्न उठना अच्छी बात है, लेकिन पत्रकारिता में हम लोग ये कहते हैं कि अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो उसके पीछे की पूरी तैयारी होनी चाहिए. अगर आप बगैर तैयारी के, अब मुझसे जो प्रश्न पूछा गया कि तुलसीदास में रामचरितमानस में घर निकाला दे दिया गया, कितनी तैयारी कर लूं मैं, कितना पॉजिटिव हूं मैं, उस प्रश्न का उत्तर तो मैं इस जन्म में नहीं दे सकता हूं. सर जी, आप आज के डेट पे बहुत ज्यादा आइडियलिज्म नहीं ढूंढ रहे हैं? नहीं, मैं आदर्श की बात ही नहीं कर रहा हूं, ना मैं आइडियलिज्म की बात कर रहा हूं. मैं कह रहा हूं कि हमारी पीढ़ी का, बद्रीनारायण जी, आप क्या सोचते हैं, इस पीढ़ी का, आपकी पीढ़ी का क्या दायित्व होना चाहिए कि श्री राम के आदर्शों को लेकर हम युवा पीढ़ी के बीच जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उसको दूर करने का प्रयत्न किस प्रकार किया जाना चाहिए? क्या अकादमिक स्तर पर वो कार्य किया जाना चाहिए या सामाजिक स्तर पर किया जाना चाहिए? राजनीति से तो हम अपेक्षा न करें तो अच्छा है. ये आनंद जी, आपने बहुत अच्छी एक कहते हैं ना जो कार्य योजना की बात रखी कि आगे कार्य योजना क्या होनी चाहिए. देखिए, ये भ्रांतियाँ जो है वो पढ़े लिखे समाज की है, ये भ्रांतियाँ बौद्धिक समाज की है और पब्लिक, नागर पब्लिक स्फीयर का है. ये हमारा शिक्षित या गंवई समाज की कोई भ्रांति नहीं है. उसको राम को लेके कोई इस तरह की क्रिटिक नहीं है उसके दिमाग में. बहुत अच्छा. वहाँ पर कहीं से भी वो धोबी ये नहीं कहता राम को कि तुमने अपनी पत्नी को क्यों निकाल दिया. वहाँ पर अगर आप दलित, और मैं तो, मेरा चूँकि फील्ड वर्क का एरिया, मैंने जितने पूरे 30-40 सालों से दलित और जो पिछड़े समूहों पे काम किया है, मेरी जो समझदारी है अपने अध्ययन से ये है कि सबसे ज़्यादा जो राम संस्कृति है, अगर आप कहें तो, या राम की कथा है, वो हमारे मार्जिनल कम्युनिटीज़ के जीवन में शामिल है.
आप रामलीला देखिए गांव में, देखने वाले, सुनने वाले, करने वाले, यानी वहाँ पे रोल के लिए लड़ाई होती है कि हमें रोल राम का क्यों नहीं देते हो, क्यों हमें लक्ष्मण का दे रहे हो। यानी वो तमाम छोटी शब्द अगर न भी कहें कि निचले तलों पर बैठी हुई जातियों के युवा भी रामायण को में भाग लेना, रामायण को सुनना, आयोजित करना। आप अगर एक स्टडी करें कि ये गांव में रामलीला कैसे होता है और उसकी पूरी प्रोसेस 3 महीने की लॉन्गे डोरे की स्टडी करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें कितनी चाहत है जो हमारा पिछड़ा तबका है उसका उसमें शामिल होने का। तो दूसरी बात क्या है कि भारतीय समाज कथा में जीता है, यानी एक कथा में जीने वाला समाज है। यानी गाँव में अगर आप, हमारे यहाँ काव्य शक्ति से ज़्यादा प्रभावी कथा शक्ति है गाँवी जीवन में। तो वो कथा में सबसे बड़ी कथा उसमें राम की कथा है। सबसे जो मेटा नैरेटिव जिसको कहेंगे आप, मेगा नैरेटिव है, वो राम की कथा है। और राम की कथा लोग इसीलिए तरह तरह के रामायण पैदा हुए, इसलिए तरह तरह के। तो वो जो राम कथा जो है, और ये बात मेरी नहीं है, ये हमारे ये इनकी मदन मोहन मालवीय ने ये बात कही थी कि गांव-गांव में उन्होंने एक तरह से एक श्लोक लिखा था कि गांव-गांव में विद्याशाला हो, गांव-गांव में मल्लशाला हो और गांव-गांव में कथा हो। यानी ये जो कथा ट्रेडिशन है वो हमारे समाज की आत्मशक्ति है। तो इसलिए वहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन ये हमारा नागर समाज, और नागर समाज में भी एक छोटा बौद्धिक पढ़ा लिखा समाज जो डिस्कोर्स बनाने के काम में लगा हुआ है, कहते हैं ना फैक्ट्री ऑफ डिस्कोर्स, ये उसका है। तो उसको दूर करने के लिए आप जैसे लोग, हम जैसे लोग और कोरल जी जैसे लोग जो इन विमर्शों पर में शामिल हों और उसमें अपनी सही बात कहें। लेकिन दिक्कत क्या है कि आज सही बात कहने पर इतनी ज़्यादा आपको, आजकल तो सोशल मीडिया आ गया है तो तुरंत आपको गाली देना, आपको पता नहीं क्या क्या कहना, वो सब शुरू हो जाएगा। लेकिन हमें उस बात को झेलते हुए, चूँकि हम एक भविष्य के लिए कथा दे रहे हैं, हर पीढ़ी का काम होता है अपने बाद की पीढ़ी को एक संस्कृति ट्रांसफ़र करती है वो। तो हम भी एक कथा संस्कृति ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं अपनी बाद की पीढ़ी को। तो कौन सी कथा संस्कृति हम ट्रांसफ़र करेंगे? ये वारिंग, लड़ने वाली, वर्सेस वाली, एक दूसरे के खिलाफ हिंसा फैलाने वाली कि तुमने उसमें तो शंभुक को मार दिया था राम ने, तो फिर उसने धोबी को वो अपने बहू पत्नी को निकाल दिया था, राम ने तो महिलाएं गाली दे उनको। तो हम कौन सी कथा ट्रेडिशंस अपने जनरेशन्स को देने जा रहे हैं, ये हमारी चुनौती है। और मुझे लगता है ये हमारा काम है कि ये कौन सी कथा संपदा हम अपने आगे के समाज को देने जा रहे हैं, अपने युवाओं को, अपने बच्चों को। तो वो कथा संपदा बनाने के लिए 3 तरह से मुझे लगता है, एक तो बौद्धिक डिस्कोर्स जो आप जैसे लोग करते हैं अपने कॉलम्स के माध्यम से, हम जैसे लोग अपने एकेडमिक्स के माध्यम से करते हैं, कोरल जी जैसे लोग जो जिसको मिथ कह रहे हैं। और आनंद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मिथ शब्द से आप नहीं समझ सकते भारतीय कथा परंपरा को। लेकिन हम मान लीजिए फ्रेंच ट्रेडिशन की बात करें तो मिथो हिस्ट्री, यानी जिसमें मिथ भी है और हिस्ट्री भी है। तो कैसे, तो इस तरह के कामों से, इस तरह के पॉपुलर टेक्स्ट से हम लोग अपने इस कथा परंपरा को अपने आगे के जनरेशन को, यानी लिटरेट समाज में, नागर समाज में फैला सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ग्रामीण समाज के लिए तो चिंता मत करिए, वहाँ तो कथा परंपरा इतनी स्ट्रॉन्ग है और इतनी साफ सुथरी है, इतनी अच्छी है, क्योंकि वो हर दूसरे को एक अच्छी बात सुनाना चाहता है। तो अच्छी बात के लिए अच्छी कथा सुनाना चाहता है, वो उसके लिए कोई खराब बात, कोई मन में कलुष, कोई द्वेष नहीं पैदा करना चाहता है। द्वेष हम पैदा करना चाहते हैं क्योंकि द्वेष के आधार पे हम पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करते हैं, द्वेष के आधार पे हम अपनी जाति की राजनीति करना चाहते हैं। तो इसलिए हम अपने महान टेक्स्ट को बहुत फ्रैगमेंटेड ढंग से, बहुत तोड़ मोड़ करके पढ़ते हैं, आधे सच के रूप में, अर्ध सत्य और उससे भी अर्ध सत्य, यानी छोटा सत्य, अर्ध सत्य तो बड़ी चीज़ है, ये उसके भी खंड खंड सत्य के रूप में हम रखते हैं। और मुझे लगता है ये हमारा काम है और हमारी चुनौती है जो हमें और आप सबको और हम सबको, यानी कहते हैं ना, न केवल लिखने वाले, न केवल बात करने वाले, आप जब बात करेंगी तो उससे भी एक स्फीयर बनता है, एक पब्लिक स्फीयर बनता है। तो बात करके हमें अपने सही कथा ट्रेडिशंस को, सही और गलत नहीं कुछ होता, मैं फिर भी कह रहा हूँ, एक ऐसा कथा ट्रेडिशन जो कि समाज को प्रेरित कर सके आगे बढ़ने के लिए,
कलुष से बाहर आने के लिए, द्वेष से बाहर आने के लिए और एक मानवीय महानता को अपने में विकसित करने के लिए मदद करे, ये काम हमें करना होगा। हम मिथक न कहें, क्योंकि मैं पिछले दिनों ये पढ़ रहा था कि फोक और लोक में क्या अंतर है। हमारे यहाँ आप किसी से लोक कथा बोलेंगे तो वो फोक सॉन्ग बोल देगा उसको, जबकि लोक और फोक में जमीन आसमान का अंतर है। और जर्मन समाजशास्त्रियों ने जो फोक की परिभाषा दी है, और हमारे यहाँ जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से लेकर तमाम लोगों ने जो फोक की लोक की परिभाषा दी है, लोक हमारा जीवन है, उनके यहाँ फोक एक समुदाय है। हमारे यहाँ लोक जीवन नहीं, मतलब एक छोटा समुदाय नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पॉलिसी को हम लोग यहाँ बहुत आराम से नीति कह देते हैं, जबकि नीति और पॉलिसी में जमीन आसमान का फर्क है। पॉलिसी किसी डर या क्राइसिस के अंतर्गत तैयार किया जाता है, जबकि नीति समाज कल्याण को लेकर बनाया जाता है, उसमें कल्याण की भावना छुपी है। तो जब हम अंग्रेजी के प्रिज्म से भारतीय इंडियन स्क्रिप्चर्स को समझने का प्रयास करते, तब हम, मुझे लगता है जो बात की तरफ बद्री नारायण जी इशारा कर रहे थे कि बौद्धिक, छोटे से बौद्धिक वर्ग का, तो जब आप अंग्रेजी के टूल से हम इंडियन स्क्रिप्चर्स को देखने का, या अंग्रेजी या फ्रेंच या जर्मन विद्वानों के, अब छोटा सा समय ले लेता हूं, मैं भी बोल लेता हूं सर तो उदाहरण दे के थोड़ा रोचक हो जाता है। तो अभी कुछ दिन पहले मुझे एक सेमिनार में एक व्यक्ति ने कह दिया, आप लोग के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। स्त्रियां कपड़े लपेट लेती थी और पुरुष ऐसे ही धोती पहन के चल देते थे। वस्त्र तक तो आपको मुस्लिम लोगों ने दिया, सिले हुए वस्त्र और सुई तो मुसलमान अपने साथ लेकर आए, सिले हुए वस्त्र तो अंग्रेजों ने आपको दिया। अब 1902 के सरस्वती में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका निषेध करते हुए 6 पन्ने का लेख लिखा है। अब मैं चूंकि वक्ता था नहीं, उसमें कार्यक्रम में मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने ऋग्वेद से लेकर अमरकोश से लेकर और कई सारी, अब मैं अगर वहां कहता उस सज्जन को कि अमरकोश में इस बात का उल्लेख है, तो उसको अमरकोश का मतलब वो अमर सिंह समझने लगते, क्योंकि उस अमरकोश के लेखक भी अमर सिंह ही हैं। तो हम अपनी चीजों को नहीं जो पढ़ रहे हैं, समग्रता में सामने नहीं आ पा रहा है युवाओं को। मैं आपसे भी वही कोरल सवाल करना चाहता हूं, और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि उन पात्रों को उठा उठा के आप एक बहुत लोकप्रिय अंदाज में लिख के पुस्तकें युवाओं के लिए पेश कर रही हैं। इसको समग्रता में समझाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, ताकि भविष्य की पीढ़ी, जैसे इन्होंने कहा कि भारत कथावाचकों का देश रहा है, यहाँ हर कोई कथा सुनाने में बहुत आनंद आता है, तो इसमें क्या करना चाहिए जो हमारे यूथ के मन में हमारी पौराणिक प्रवृत्तियों और परंपराओं को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जो गलत चीजें इंजेक्ट की जा रही हैं, उसको रोका जा सके। Anand ji, there are a lot of things in this, you know. एक बात तो ये है, which something that I had initiated in my last discussion, that is, you cannot take philosophy out of these stories and just tell the stories. That is, the brick stays, the cement and the color of the building goes. True. तो आप उस तरह से नहीं देख सकते. Now, what happened across the years is, most of the texts were in Sanskrit. Abhi, it was not possible for people, or people didn't choose to continue with Sanskrit. They felt it was difficult. Sanskrit गया, हिंदी आ गया, other languages आ गए, more colloquial terms शुरू हो गए, और philosophy निकल गया. And the moment that happens, the stories came out to be very, very basic. Now we have to understand that Ramayana, Mahabharata type Kavya Granth was not written only for people's entertainment. There were very richly educated sages जिन लोगों ने ये stories इसलिए लिखा था because आगे चल के to the people who would be born years and years after, उनको कुछ दिशा दिख सके, उनको कुछ रास्ता दिख सके. वो सारे
चीज़ें पढ़ के जान के अगर वो अपना रास्ता अलग चुनना चाहे फ्रॉम द राइटियसनेस एज एक सबसे बड़ी बात तो द धर्म ग्रंथ वेरी क्लियरली सेज देयर इज नथिंग कॉल्ड राइट. You have to select your right and then you push your thing forward. Now सारे वो सब कुछ जान के जो भी रास्ता आप चुनो, जो भी आपको लगे कि ये सही रास्ता है, वो आपके लिए सही, सिंपल. अभी आज के डेट पे this entire thing has taken a big toll मटोल. Philosophy निकल गई, people are not trying to look back into philosophy. Only the stories are being considered. अभी द स्टोरीज आर साउंडिंग रिग्रेसिव. हमें बोला गया कि सीता जैसा बनो. सीता जैसा बनना मतलब क्या? चुपचाप बैठे रहो, ज़्यादा बात मत करो, और अगर बात करना है तो हाँ जी बोलो. नाउ when I and many others I'm sure here have grown up with that kind of narrative. Now when I actually took interest and went back to the narrative, I see so many moments. And it's not fringe moment. The texts are full of such moments जहाँ पे औरतें अपनी जगह, अपने decisions खुद ले रही हैं और बहुत तरीके से they are trying to be change makers and they are becoming change makers and they are leaving behind a legacy, a very strong legacy. In a lot of ways they are trying to help men take the right decisions. Now मेरा काम जो है, I'm sorry about my pronunciation and Hindi, it's really नहीं, bad. आप बताओ, आप बिल्कुल वो उसके लिए कोई शर्मिंदगी की जरूरत नहीं है. आप जैसे लोग से हिंदी बढ़ेगी. Thank you. So when I am writing my Sati series, एक चीज़ जो है I'm trying to bring back the philosophy without making it very heavy, so that इंसान को समझने में आसानी हो. सेकेंड चीज़ है जो है a lot of things जो मुझे बोला गया था और खटका था मुझे, लेकिन मैंने परस्यू नहीं किया because I was born in the 80s और उस टाइम पे बच्चे ज़्यादा सवाल नहीं पूछते थे, थप्पड़ पड़ जाती थी. तो मैंने भी चुपचाप अपने मन में I cooked the questions और आंसर्स नहीं मिले. बाद में जब when I went back I figured that a lot of things are not as I was told. So I tried to address those also and I found the answers. सबसे बड़ी बात है कि मैंने ज़बरदस्ती कोई एक्टिविज़म के लिए नहीं लिखा था, मैं कोई फेमिनिज्म के लिए भी नहीं लिख रही थी. इट वाज जस्ट विमेंस पर्सपेक्टिव भी मैं नहीं लिख रही थी. पंचकन्या की कहानी थी. द वे आई स्टार्टेड राइटिंग फर्स्ट पर्सन नैरेटिव हुई एंड फर्स्ट पर्सन नैरेटिव मतलब अहल्या की स्टोरी अहल्या खुद बोल रही है, कुंती की स्टोरी कुंती खुद बोल रही है एंड सो ऑन. अभी ऐसा हो गया कि जब मैं अहल्या की स्टोरी बोल रही हूँ and someone is reading it, a lot of people tell me that कितना बढ़िया feminist narrative बनाई तुमने. वो भी मैंने सोचा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं. फिर मुझे समझ में आया कि when a woman is talking, there are a lot of things that she doesn't say. बहुत सारी मतलब you feel bad, you feel insulted. आप चुप रहते हो कि छोड़ यार, बखेड़ा नहीं करेंगे, बात नहीं बढ़ाएंगे. हम बड़े होते हैं, इस तरह से सोच के हम बड़े हुए हैं. So a lot of things we don't say. Now when I'm writing women's narrative in first person's, when I'm building that first person's narrative, औरत बोल कुछ रही है, सोच उससे कहीं ज़्यादा रही है, and you are getting to read what she is thinking. और लोगों को लग रहा है कि अरे औरत सोच रही है, ये तो बहुत बड़ी फेमिनिस्ट वाली बात हो गई. मतलब औरत अगर सोचे तो वो फेमिनिस्ट बात है. So I'll just do 2 more seconds. Please. So these are certain things that have gone into being. Third thing that I wanted to point out, that is ये रामायण का मंच है, but फिर भी I would like to take this example, which disturbs me a lot. I'll take this example without taking names. जो बात आप बोल रहे थे कि there are a lot of intervention from outside. Scholars from outside came and tried to understand, tried to read and make a comment on Indian ancient narratives without necessarily understanding the Indian culture, right? Now I find that really funny because there is a scholar, I won't take the name, I won't insult. There is a scholar who came and spoke at length about the biggest hero of Mahabharata, which is Arjun. And slandered the guy कि ऐसा है वैसा है वैसा है वैसा है, दुनिया का सबसे बड़ा कायर है, etc. etc. Right?
the way I have seen Arjun, and you are free to disagree with me, the way I have seen Arjun is that person who questions God, and his questions are so strong that God is compelled to answer him back. God shows that he is answerable to humans. That is Arjun, who has love for knowledge but has the power to question God about that knowledge. अर्जुन का वो क्या था, मतलब नैरेटिव क्या था कि मुझे पता है कि मेरे पास पावर है लेकिन यूज़ क्यों करूं, राइट? जिस कंट्री से ये महिला आके हमारी इतनी, मतलब हमारे हीरो का इतनी तौहीन कर डाली, उसी कंट्री से ने 2 बम गिराए, एक हिरोशिमा पे, एक नागासाकी पे। जिस चीज़ के लिए इन्होंने हमारे कल्चर की ऐसी की तैसी कर दी, from her country this has happened, and now she comes and tells us how we should consider our hero. Which hero? The hero who said हमारे पास ताकत है, हमें मालूम है, लेकिन इस्तेमाल क्यों करूं? ये आपने बद्री नारायण जी, अब आपको मैं थोड़ा स्त्री विमर्श की ओर लेकर जाऊंगा, आप बचेंगे नहीं इससे। और यहाँ एहसास वुमेन का ये कार्यक्रम है, आप कुछ समय बता रही हैं मुझे? नहीं ना? हाँ, तो क्या है कि जो अभी कोरल ने कहा कि अब पुरुष भी महिलाओं का साथ दे रहे हैं या महिलाएं पुरुषों को वो कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये, मैं थोड़ा कोरल से डिफर करता हूँ इस मामले में, क्योंकि मैं तो देखता हूँ कि हमारे यहाँ ऋग्वेद में, हमारे यहाँ आशा जी बैठी हैं, मंडन मिश्र और भारती मिश्र की कहानी है। जब मंडन मिश्र पराजित हो गए तो भारती मिश्र किस तरह परकाया प्रवेश करके वो संवाद में जाती हैं, या मैत्रेयी गोपा अपाला से लेकर जो हमारी, या मनुस्मृति में, मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि मनुस्मृति में विवाहित स्त्री को जो अधिकार दिए गए, वो अधिकार इतने अधिक हैं जितने अभी नहीं है। मुझे लगता है कि जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर हमला किया, न सिर्फ राजनीतिक सत्ता हासिल की बल्कि सांस्कृतिक सत्ता को मिटाने का भी काम किया। वरना ये तो वो देश है जहां सावित्री को पता है कि सत्यवान 2.5 दिन बाद मर जाएगा, लेकिन वो सत्यवान का वरण करती है, कहती है मैं इसी के साथ विवाह करूंगी। उस स्त्री को पता है कि वो मरने वाला है। सीता को पता है कि 14 साल के लिए वनवास जा रहे हैं, राम के साथ मुझे संकट का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सीता स्वयं वो चुनाव करती है। ऐसे में जब सिमोन द बोउआ का स्त्री विमर्श हमारे सामने आता है, जो हमें कुछ अलग ही तस्वीर दिखाता है, तो ये जो सामाजिक स्थितियां बनती है विदेश से आयातित विचारधारा को लेकर, वो कितना डेंजरस है हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा को प्रतिस्थापित करने में, या युवा मन पर अपनी देश की विचारधारा को क्या कहते हैं, उनके आदर्शों को अपनाने में। बद्री नारायण जी। सचमुच मैं इससे बचना चाहता था, लेकिन मैंने एक किताब लिखी, वीमेन हीरोज एंड दलित सेशन इन नॉर्थ इंडिया। तो किसी ने उसके क्रिटिसिज्म में लिखा, उसकी तारीफ बहुत करी, लेकिन बोला कि इसमें महिलाओं के जेंडर विमर्श कम आया है, तो वो आना चाहिए। तो मैं बार बार उससे बचता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इस प्रश्न का जवाब देने का। देखिए, एक होता है जो पुरुष और महिला दोनों के में जो हमारा जो तन है, वो किससे, उसमें एक बड़ी चीज होती है मन, उसके भीतर एक मन होता है, नारी मन और पुरुष मन, और दोनों में एक बड़ी बात की खोज होती है कि मैच्योरिटी कितनी है। यानी अल्टीमेटली आप एक मैच्योर वुमेन होना चाहते हैं या एक मैच्योर मेल होना चाहते हैं। हमारी जो परंपरा में कथा ट्रेडिशन है, उसमें एक मैच्योर्ड वुमेन और मैच्योर्ड मेल का डिपिक्शन है, जो बहुत, जैसे सहनशीलता को ये नहीं है कि आप सह लिए तो बड़ा छोटे हो गए। सहनशीलता एक बहुत बड़े, एक कहते हैं समाज को चलाने का डिवाइस है। जिस समाज में सहनशीलता नहीं होगी वो समाज तो खत्म ही हो जाएगा। वेस्ट का समाज इतना वेल थॉट, वेल ऑर्गेनाइज समाज नहीं है चिंतन के दृष्टि से। क्षमा करिएगा, वेस्ट में बहुत चिंतक हुए हैं, लेकिन उनका चिंतन बहुत फौरी चिंतन होता है, इमीडिएसी के आधार पे।
हमारा चिंतन बहुत मानवीय भावों का चिंतन है, जो भाव से बहुत जुड़ा हुआ होता है और भाव को रिशेप करता है। इसलिए हमारी जो कथाएं हैं, और आपको पता होगा कि आप हमसे बेहतर जानती हैं कि ज़्यादातर कथाएं महिलाओं के थ्रू ही आती है हमारे पास। यानी हम लोग सुनते हैं, हमारी तो मेकिंग में मेरी माँ की कहानियाँ हैं जो उसने मुझे सुनाई हुई है, और वो गीत, तो वो कथा, और वो हमारी माँ जब वो कथा और गीत सुनाती थी तो वो एक आइडियोलॉजी को वोन भी करती थी अपने में। उस कथा में जो एक आइडियोलॉजी होती है, और वोन कोई अपन रूप से नहीं करती थी, पर्याप्त उसका एक हैबिटस था, जिसको कि फ्रेंच में खुद वेस्ट को क्रिटिक करने के लिए कई बार आपको वेस्ट के ही टूल्स का सहारा भी लेना पड़ता है। जो हैबिटस था, जिसको हम लोग संस्कार कहते हैं, संस्कार शब्द की जगह हम हैबिटस इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपको प्रोग्रेसिव लगे। जैसे संस्कार कहेंगे तो रिग्रेसिव लगने लगेगा, हाँ बहुत संस्कारी हैं आप, तो वो उस हैबिटस से उसको वोन करती है। तो एक मैच्योर्ड मेल, मैच्योर्ड वुमेन, जिसमें सहनशीलता, जिसमें करुणा, जिसमें सुनना और सुनाना क्या सीता नहीं बोलती थी, क्या द्रौपदी नहीं बोलती थी? अगर आप कथा पाठों को पढ़ें तो सीता और राम के संवाद भी पढ़िए, आप देखिए। यानी हम लोग क्या होता है, कथाओं में घटनाएं तो पढ़ लेते हैं, लेकिन घटना में जो संवाद चल रहा होता है और बड़ा अनसेड होता है, कई जगह छोटे बात उसमें कही गई बातें होती हैं, तो वो आप राम और सीता का संवाद देखिए तो आपको लगेगा, या कौशल्या के संवाद देखिए दशरथ के साथ, या कैकेयी का दशरथ के साथ संवाद देखिए। एक्चुअली अन्याय क्या होता है, हम जब टेक्स्ट के नेचर को नहीं समझते। राम कथा एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा है, जिसका मुख्य कैरेक्टर एक मर्यादा पुरुषोत्तम की रचना है, और सारे कैरेक्टर उसके सब प्लॉट्स हैं। तो आप उसमें अगर कामना करें कि सीता भी उसी तरह की कैरेक्टर के रूप में उभर जाए जैसे राम का है, तो ये ठीक नहीं है, या अन्याय है उस टेक्स्ट से। सीता चरितमानस कोई अलग भी लिखा जा सकता था, और मुझे लगता है वो एक नई कथा होती, जो वो उसी सीता की होती जो रामचरितमानस की सीता है, लेकिन नई कथा होती। तो मैं यहाँ पर एक ये कहना चाहूँगा कि भारतीय परंपरा में जो विमर्श हैं, चाहे वो स्त्री विमर्श हो, चाहे जो भी हो, वो बहुत बड़े मानवीय भावों के साथ जुड़ के एक बड़े सामाजिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के विचार से बनते हैं। उनमें इमीडिएसी नहीं है, वेस्ट में इमीडिएसी है। वेस्ट, एक बार हम इंग्लैंड में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने गए थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, तो हमें एक प्रोफेसर ने बोला कि इंडिया में तो बहुत लोग सहनशील हैं, हमारे वहाँ 3-3 घंटा ट्रेन रुकी रहती है, कोई बोलता नहीं है, और हमारे यहाँ तो 3 घंटा रुक जाए तो शीशा तोड़ देंगे हम लोग। तो ये जो वायलेंस है, जो हमारे ट्रेडिशन में नहीं है, इसलिए मुझे लगता है हमारे विचार ज़्यादा समरस, संभावी और कहते हैं ना जो बैलेंस विचार हैं, मुझे लगता है कि, लेकिन हमने ही सबसे ज़्यादा उसको तोड़ा है और सबसे ज़्यादा उसको सबवर्ट किया है। ज़रूरत है उसको ठीक से समझने की, उससे अलग होकर के देखिए अपनी आलोचना करनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली ये इसलिए होता है क्योंकि वेस्टर्न कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर, कॉलोनियल कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर माइंड, वेस्टर्न कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर माइंड, उसमें क्या होता है, हर चीज़ हमारा खराब है, हर चीज़ वेस्ट का अच्छा है। तो वेस्ट आपको बहुत अच्छा लगता है। अब हर चीज़ हमारा खराब है तो हम अपने को खूब गालियाँ देते हैं, अपने को आलोचना करते हैं अपने लोगों को। एक मैं छोटी सी बात बता के इस प्रसंग को यहाँ समाप्त करूँगा कि हर कथा में एक विचार होती है। विचार मतलब कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं, जो सामाजिक विचार है। यानी कथा अपने आप में सिर्फ कहान नहीं है, एक कहान की एक बड़ी फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन, जिसकी बात आप कह रही थी, वो होती है एक। और भारतीय मनोभावों की जो विचार है वो हमारे कथा विमर्शों में आता है, और कथा हमारे यहाँ के एक तरह से इंटेलेक्चुअल विमर्श को मजबूत करने के एक माध्यम है। एक गांव में हम लोग जब फील्ड वर्क करते हैं तो जाते हैं, तो एक महिला से हमने कहा भाई कथा सुनाओ। हम लोग कई बार कथाएं सुनाने के लिए अपने फील्ड वर्क में कहते हैं। तो एक महिला ने कथा सुनाई, बस सिर्फ इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ, 1 मिनट की कथा है, 1 से 1.5 मिनट लगेगा, ताकि उससे आपको समझ में आए कि विचार कैसे वीव्ड होते हैं हमारी कथाओं में। उसने कथा सुनाई कि एक ये भारतीय लोक कथाओं में ही हो सकता है। एक राजा था, बड़ा गरीब था। राजा भारतीय कथाओं में ही गरीब हो सकता है, और जगह नहीं होगा। एक राजा था, बड़ा गरीब था। उसकी पत्नी थी जो तालाब में पानी भरने जाती थी। अब रानी तालाब में पानी भरने जाती थी। रानी इतनी कोमल थी
कि कमल के पत्तों पर पांव रखकर तालाब के बीच से जा करके पानी निकाल के लाती थी। तो इतनी पतली दुबली, जो नायिका का जो रूप है वो उस तरह की थी। एक दिन वो गई पानी भरने, तो देखा कि तालाब के किनारे शहर की बहुत औरतें आई हैं। देखिए अब क्रिटिक क्या है, क्रिटिक समझिए, शहर की बहुत औरतें आई हैं, नगर की, नगर शब्द उसने कहा कि, और सब गहने पहनी हुई हैं सोने की, बड़े बड़े। तो वो आई घर लौट के और उसने अपना घड़ा फेंक दिया, कहा अब आज से हम पानी भरने नहीं जाएंगे। पति ने कहा क्या बात है भाई, क्यों नाराज हो गई? कहा नहीं हम नहीं जाएंगे। कहा क्या, अभी तो बड़े खुश खुश गई थी तुम, अभी इतना बेदिल होकर के आई। तो बोला कि वो नगर की औरतें आई हैं और सब सोने के गहने पहनी हुई हैं, मैं राजा की पत्नी हूँ और मेरे पास एक भी गहना नहीं है। तो उसने बोला कि गहना कैसे होगा, मैं तो टैक्स लेता नहीं हूँ। तो कहा टैक्स नहीं लेते तो अब आप टैक्स लगाओ जनता पे, पैसा वसूल करो, हमारे लिए गहने बनवाओ, तब हम पानी भरने जाएंगे। तो राजा ने टैक्स लगाया, पैसे वसूल किए, गहने बनवाए, तब वो पानी भरने गई। पानी भरने गई तो कमल के पत्ते पे पाँव रखा तो डूब गई, क्योंकि वो गहने से भारी हो गई थी। तो फिर लौट के आई, उसने कहा लो ये गहने मैं निकाल के फेंका पति के सामने, इनको बेचो, बेच के जिनका जो टैक्स दिया है लौटाओ, और हम ऐसे ही खुश हैं। तो ये जो आइडियोलॉजी है, हम ऐसे ही खुश हैं, ये आइडियोलॉजी भारतीय मानस की आइडियोलॉजी है, जिसको आप वेस्टर्न फेमिनिज्म से कभी भी तुष्ट नहीं कर सकते हैं। जी, अब मुझे लगता है कि इधर से बहुत सवाल ले लिए, अब सामने से भी कुछ सवाल ले लें तो अच्छा रहेगा। और आप मैम दीजिए, वहाँ कुछ पूछना चाह रही हैं। मैं कलकत्ते से हूँ और बहुत कम जानती हूँ सब टेक्स्ट के बारे में, और सब जो आज आपका जो सेशन है, मैं कोरल से बहुत 2 साल से यही चीज़ पूछ रही हूँ कि आप लोगों ने जो आज हमने देखा विद ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी I would say enlightened, and people who have really taken interest in what is our cultural heritage and our texts. मेरा जो कोरल से क्वेश्चन है और जिससे हमें भय है, जो एक वेव आ गया है टू बी वेरी प्राउड for the younger generation of your cultural heritage, of your books, of your texts, पर वो सब स्विम कर रहे हैं तालाब में, एकदम स्विम कर रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आता है। जब आप बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, वो वहीं पे उनको सब ये वर्ड्स ही नहीं समझ आती हैं। तो अगर एक जनरेशन हमारी इंटरेस्टेड भी है, जानना भी चाहती है, पर ये टेक्स्ट पढ़ नहीं पाती हैं, छोटे टेक्स्ट से आप बोल रहे हैं उनको नहीं मिलेगा ये ज्ञान, तो ये मेरा हम सब के बच्चे जो शायद इंटरेस्टेड हो जाएं, जो करना चाहें, बिकॉज उन्होंने कोविड टाइम्स में भी बहुत कुछ कोशिश किया, चाहे हमने घंटी बजाई, चाहे दिया, सबने सब कुछ किया विश्वास से, कहानियाँ भी सुनी, पर उन्हें रास्ता नहीं आता है। और वो रास्ता इतनी मुश्किल भाषा में, इतने मुश्किल टेक्स्ट में, इतनी मोटी मोटी बुक्स में भी नहीं समझ आएंगी। तो इसका अब क्या सल्यूशन है? आप छोटा टेक्स्ट, कोरल को मैं ये भी कहती थी कि इतने ट्रांसलेशंस आ गए, अगर हम लोग ट्रांसलेशंस ही पढ़े तो बच्चे तो और भी नहीं समझेंगे कि ओरिजिनल क्या है। तो कैसे उनको बुला के, कैसे इस चीज़ में हमारी जो इतनी ज़्यादा, वो तो सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ें देख के उसी में खुश हो जाते हैं। यू नो मलिका, ये चीज़ अगर आप अपनी बेटी से बोलती, वो आपको बोलती चिल, टेक अ चिल पिल, जो चिल पिल ब्रो इस तरह से बात करते हैं। तो उनको अगर आप रामायण का एक मोटा बुक थमा दोगे, but I'd like to sorry contradict you here. जी. This is also generation very proud of India.
It is not a generation जो बीच में they had got westernized. This is a generation very proud of India, very proud of what India stands for, which is it's a question of a very constructive question कि कैसे इनको हम लोग जो बहुत proud है यहाँ पे, जो सीखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, पर ये बहुत कठिन है उनके लिए, कैसे उनको हम लोग enlighten करें? You know, Malika, I totally agree with you when you say that this generation is very conscious about India and they are proud of India. But this generation is also attention deprived generation. उनके पास वक्त नहीं है किसी को भी देने के लिए, be it me as a mother or be it नहीं, a वक्त long है article. जो चीज में उनको इंटरेस्ट है, नहीं तो मैम एक बार इनको प्लीज लेट हर स्पीक. So आपको उन्हें छोटा छोटा चीज़ें देके you will have to and there is another thing जो generation after generation चली आ रही है कि you as a mother or as a father अगर आप बच्चे को बोलते हो कि रामायण पढ़ो तो 100% नहीं पढ़ेंगे, right? So give them a reason to kind of feel that there is something that you are kind of talking about, it's interesting and they don't know, you know, they will try to figure it out, Google करेंगे, उनको उस तरह से समझाओ, they will go. I'll tell you a very interesting thing. मेरे बच्चे के स्कूल में हुआ ये, मेरे बच्चे के क्लास में ही रामायण के स्टोरी के ऊपर मैच द फॉलोइंग दिया था, ठीक है, कुछ बच्चों को नहीं आ रहा था एंड माई सन वॉज सिटिंग पैरेलली, उसको आ गया वो तो रामायण को, मैं उसको मतलब डंडा मार मार के उसके दिमाग में घुसा दिया है, अभी उसको आ गया था. नाउ देयर वाज अ चाइल्ड सिटिंग असाइड, वो उसको नहीं आ रहा था और उसका फ्रेंड था, तो दिस वन आस्क्ड कि क्या हुआ, व्हाई आर यू सिटिंग लाइक दिस, तो उसने विस्पर किया कि नहीं यार. सो उसने अपना मैच द फॉलोइंग का देखा और उसको बोला कि तू एक काम कर, राम जहाँ पे लिखा है ना उससे सबको कनेक्ट करके बैठ जा चुपचाप. एंड ही डिड दैट. नाउ द टीचर could not put a cross on it, could not put a right on it either. She took it to the headmistress. जब तक ये सब मज़ेदार चीज़ें होती है ना, trust me, things will move and there is not one person in this country who will hear Ramayana or Mahabharata for the first time. अंदर से उनके पास है, they will figure out. आज नहीं तो कल. मैम मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा पेरेंटिंग का भी इशू है. हम अपने बच्चे को कितनी कहानियां सुना रहे हैं, जब तक वो इंस्टाग्राम जनरेशन में क्वालिफाई कर रहा है उसके पहले हमने उसकी कैसी परवरिश की है. एकता कपूर से एक बार किसी ने पूछा कि आप इतना रिग्रेसिव वुमेन दिखाती हैं, इतना लड़ाई झगड़ा दिखाती हैं, बोले ये मेरा काम नहीं है कि मैं आपके बच्चे को पालूं, ये मेरे सीरियल का काम नहीं है कि वो आपके बच्चे को अपब्रिंगिंग कैसे दे, मेरा काम तो सीरियल बनाना है, बच्चे पालना आपका काम है. तो अगर हमारे बच्चे को इन चीजों में रुचि नहीं हो रही है तो मुझे लगता है कि माँ बाप को भी थोड़ा अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि आपने अपने बच्चे को क्या बताया. कोई और प्रश्न? जी श्रद्धा जी. हम बताएंगे कुछ बच्चे को. मालिका, मैं भी मालिका जैसे हमें भी बहुत कम आता है और आज आप सबको सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है. आनंद सर इतना सिनेमा के ऊपर लिखते हैं और आप लोगों से भी मेरा क्वेश्चन है कि हमने बचपन में जो 9 बजे टीवी के सामने इकट्ठे होकर रामायण जो B.R. चोपड़ा की देखी थी, जो सर ने बोला कि मानस में तो इसके बाद कुछ लिखा ही नहीं, क्या जो हमारी जनरेशन ने 1-1 घंटा उस पर बिताया है एवरी संडे, हमने क्या सही रामायण देखी है या नहीं जो हम जानते हैं? देखिए राम के साथ जैसा हम पहले भी कह चुके हैं कि सही और किसी भी सही करके नहीं देखना चाहिए. आप उसको देखिए और देख के उससे कथा सुख लीजिए और उससे कुछ मूल्य आपके जीवन में अगर आते हैं तो उनको छन्नी से छान लेना. यानी अगर मान लीजिए कोई कहता है कि भाई ये उसमें औरत को निकाल दिया था, मान लीजिए दिखाता है, तो आपको अपने मन से ये पूछना चाहिए कि क्या राम जिसका कैरेक्टर इतनी तरह से दिखाया गया है, क्या ऐसा कर सकता था? आप अपने लॉजिक से उस टेक्स्ट का एक क्रिटिकल व्याख्या ऐसे सहज ढंग से करिए, क्योंकि आप पढ़ी लिखे महिलाएं हैं, आप पढ़े लिखे युवा हैं,
आप उस तरह के नहीं हैं कि कुछ भी टॉफ़ी पकड़ा दिया गया तो आप पकड़ लेंगे। आप देखेंगे कि उस टॉफ़ी बनी कैसे है, उसमें टेस्ट कौन सा है। जैसे हम लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं तो ऐसे ऐसे करके देखते हैं कपड़ा कि कैसा है, तो कथाओं को भी इस तरह से देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपने जो देखा है वो एक फिल्म, उसका बेहतर जवाब तो आनंद जी दे सकते हैं कि फिल्म क्या करता है, फिल्म एक माध्यम कथाओं के साथ, और उसने क्या किया है। लेकिन मैं एक रिसेप्शन यानी पब्लिक रिसेप्शन के रूप में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप किसी भी कथा को देखते हैं फिल्म में या पढ़ते हैं तो आप अपने क्रिटिकल माइंड को कभी भी सोने मत दीजिए, उससे देखिए। और मुझे लगता है उससे आपको जो कथाओं में क्या होता है, बहुत अभी वक्त नहीं है, कभी और बात करेंगे। कथाओं में एक बड़ा अंतर्ग्रंथन होता है, इंटरलिंकेजेस होती हैं। कोई अगर उसको तोड़ के रखेगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये तोड़ के रखा है। यानी वो उस अंतर्ग्रंथन की समझ आप में तभी विकसित होगी, जो कह रहे थे अभी अनंत जी, कि जब आप अपनी कथाओं में जिएंगे। यानी आपकी माँ कथाएं सुनाएं, आपके दादी से कथाएं सुनी हुई। इसलिए अभी एक संस्था है, नाम नहीं लूँगा, उसने एक अभियान शुरू किया है कि परिवार अपने फैमिली के साथ समय दीजिए, अपने नाना नानी के साथ, अपने दादा दादी के साथ, अपने बच्चों के साथ। वो इसलिए क्योंकि आप उस अपने कल्चर के एक जो मेटा लॉजिक है जिससे कथाएं बनती हैं उनको समझ पाएँ। और जब एक बार समझ जाएंगे तो आपके पास डिवाइस होगी, आप किसी भी कथा को समझ सकती हैं कि इसमें कितना इंटरपोलेशन है, कितना जोड़ है, कितना घटाव है, और जो जोड़ घटाव है वो हमारे लिए कितना यूजफुल है। जोड़ घटाव तो होगा ही, कथाएं बनती ही उसी से हैं, उसके बिना कथा होती ही नहीं है। लेकिन क्या आपके लिए यूजफुल है, कौन आपको बर्बाद कर सकता है और कौन आपको आबाद कर सकता है, ये बोध, जिसको कहते हैं लोक बोध कहते हैं, यानी लोक फोक विजडम, अगर उसको अंग्रेजी में करें, क्योंकि लोक के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, तो लोक विजडम है वो, और वो आप में धीरे धीरे मुझे लगता है कि विकसित होगा। और इतने लंबे समय तक संडे को अगर सुबह 9 बजे उठ के आपने रामायण देखा तो अच्छा देखा है, क्योंकि उस B.R. चोपड़ा साहब ने जो रामायण बनाया, अगर आपको ध्यान हो तो एपिसोड के अंत में या शुरू में, मुझे ठीक से याद नहीं है, वो आते थे और वो कुछ बात करते थे। और जब उसका टाइटल चलता था तो उसमें कंब रामायण से लेके, वाल्मीकि रामायण से लेके, तुलसीदास के रामचरितमानस, सबको क्रेडिट दिया जाता था। तो उन्होंने किस्सों का कोलाज बनाया। वो किसी एक रामचरितमानस या रामायण या कंब रामायण की कहानी नहीं है, वो सबसे उन्होंने रोचक हिस्से निकाल लिए। और उसको, चूंकि वो वही एकता कपूर वाली बात की, उनको तो सीरियल बनाना था, वो कोई धर्म ग्रंथ या कोई पोएट्री नहीं लिख रहे थे। तो उनके लिए मुनाफा भी उतना ही आवश्यक था कि जो लोग काम कर रहे हैं उनका पेचेक्स भी चला जाए। तो B.R. चोपड़ा ने इसको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजों को अपने उसमें समाहित किया और वो बनाया। जी आशा जी और मीनाक्षी जी कुछ, सॉरी रामानंद सागर जी ने, सॉरी क्षमा करेंगे, वो महाभारत और रामायण में से वो, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद बद्रीनारायण जी आपका और कोरल आपका भी। और अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। बहुत धन्यवाद आपका। सवाल कुछ नहीं है, सवाल कुछ भी नहीं है, बस हमारे ज़माने में मुहावरों में बातें कही जाती थी, एक स्टोरी कनेक्टिंग होती थी। आज तुमने ये काम किया है, देखो उस समय पे ऐसा होता था। तो कनेक्टिंग विद स्टोरीज एंड लोक कथा एंड मुहावरे अभी ख़त्म हो गए। हम बस 1-to-1 बात सुनते, नहीं ये नहीं हो सकता या ये हो सकता, या पैसे दे दिए काम खत्म। वो चीज़ अब इसी वजह से हम कनेक्ट नहीं कर पाते अपने माइथोलॉजी से। थैंक यू। पेरेंटिंग स्ट्रैटेजी, मुझे लगता है आपने बहुत अच्छी बात कही। दिन पर दिन हम गरीब होते जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव। यानी अभी भी गाँव में आप जाएंगे तो गाँव में कोई भी औरत या पुरुष आपसे बात करेगा तो एक मुहावरा सुना देगा और उसके साथ एक कहानी भी सुना देगा कि राम ऐसे थे, देखो हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। उसमें राम भी आ जाएंगे, कृष्ण भी आ जाएंगे, सीता भी आ जाएंगी। तो वो प्रतीकों यानी वो मसलों में बात करता है और वही उसकी शक्ति है। इसको हम कहते हैं कि हर समाज का अपना एक की मेटाफर होता है। अगर आप उस की मेटाफर को समझ लिया तो उस समाज के वृतांत को आप समझ सकते हैं। तो हम नागर समाज में लगातार हम अपने वृतांत की शक्ति को खोते जा रहे हैं और कथा शक्ति खोते जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस है, जो क्राइसिस नैरेटिव क्राइसिस नहीं है,
वो मॉडर्निटी की क्राइसिस है जो नैरेटिव की क्राइसिस में दिखाई पड़ रही है। Anything you want instant, it is not instant. So वहाँ से लोगों से connect करना चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी बन्नो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। प्रभा ख्यातान फाउंडेशन और एहसास वुमन की ओर से मैं डॉक्टर निधि गर्ग आप सभी का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। उम्मीद है आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में अपने आपने रामायण कला उत्सव के इस विशेष सत्र आधुनिक संदर्भ में रामायण का आनंद लिया होगा। मैं इस सत्र के अतिथि वक्ता श्री बद्री नारायण जी और सुश्री कोरल दास गुप्ता जी और संचालक श्री अनंत विजय जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जिनकी रोचक चर्चा ने इस सत्र को विशेष बनाया। अब मैं एहसास वुमन पटना अनुभा आर्य से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं और अतिथि वक्ताओं का अभिनंदन करें। आयोजन समिति की ओर से मैं कार्यक्रम के प्रायोजक श्री सीमेंट संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और साहित्य अकादमी का भी आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद।